नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही दुल्हन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस टैक्स, यानी कि विरासत टैक्स पे जो स्टेटमेंट दिया है सैम पित्रोदा ने, उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि सैम पित्रोदा का ये स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मोदी जी लगातार कांग्रेस के ऊपर लेफ्ट के विचारधारा को इंडिया में इंप्लीमेंट करने की मैनिफेस्टो को प्रदर्शित करते आ रहे थे। अपने सारे भाषणों में वो बता रहे थे कि कैसे कांग्रेस जो है लेफ्ट की मानसिकता को लेके इंडिया में आ रही है। तो आइए इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ है राजीव खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इंटेलेक्चुअल है। हमारे साथ है ऋषभ अत्री साहब जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं जो भाजपा के प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संकेत चतुर्वेदी जी हैं, इंडिपेंडेंट पत्रकार है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगले 2-3 मिनट में कमरुद्दीन साहब भी ज्वाइन करेंगे इंडी गठबंधन की तरफ से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, कांग्रेस हर बार इल्जाम लगाती रही है दिन ओवैसी जो है वो बी टीम है। लेकिन मैं सच में आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने अपना नसीब भगवान से डायरेक्ट लिखवा के आया है। जब भी वो कहीं पे फंस जाते हैं, जैसे कि प्रथम चरण के चुनाव के बाद कम वोटिंग हुई थी और जिसकी वजह से सब लोगों का ये मानना था कि बीजेपी के फेवर में वोटिंग नहीं हो पाई है जैसा बीजेपी सोच रही थी, तो मोदी जी नया मुद्दा ढूंढ रहे थे और सैम पित्रोदा ने खुद ही मुद्दा दे दिया। मोदी जी जो मुद्दा ढूंढ रहे थे, जो मुद्दा पब्लिक में बनाना चाह रहे थे, सैम पित्रोदा ने उसको बना दिया। तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर मोदी जी का कोई बी टीम बन के कोई काम कर रहा है तो सबसे नंबर 1 पे राहुल गांधी है। नंबर 2 पे चाहे आप उनको दिग्विजय सिंह को ले लीजिए, चाहे आप सैम पित्रोदा को ले लीजिए, चाहे आप मणिशंकर अय्यर को ले लीजिए, चाहे आप सुप्रिया सुले को ले लीजिए, चाहे आप हुड्डा साहब को ले लीजिए, जो बार बार जाने अनजाने में ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो बीजेपी के लिए सारा रुख बदल देता है, इलेक्शन का सारा रुख बदल देता है। ये 2014 में भी हुआ था जब चाय वाला का स्टेटमेंट दिया गया था कि कांग्रेस के गेट पे आइए और चाय बेचिए। 2019 में भी हुआ था और 2024 में भी हो रहा है। तो मुझे लगता है, और दूसरी बात मैं राहुल गांधी के बारे में बोलना चाहता हूं कि राहुल गांधी को क्यों मैंने कहा कि वो बी टीम है। अगर राहुल गांधी को किसी ने लेफ्ट की विचारधारा का चीजें बताया और उसको मैनिफेस्टो में डालने के लिए बोला, तो राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल सेंस कहां था कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। आप किसी से छीन के किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और खासकर जिस तरीके से इशारा किया गया कि छीन के हम जो है मुसलमानों को दे देंगे, आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, ये तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। प्रथम चरण के चुनाव के बाद कांग्रेस अच्छा कर रही है। तो मैं सबसे पहला सवाल ऋषभ अत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो मोदी जी की बी टीम आपने अपने ही टीम में बना रखी है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सैम पित्रोदा के ऊपर आपका क्या कहना है? रोहित जी, मैं कहना चाहूंगा, जो आप बी टीम और सैम पित्रोदा के बयान की बात कर रहे हो, आज ही जयराम रमेश जी ने अपने एक ट्वीट में इस बात क्लियर करके कहा है कि सैम पित्रोदा जी की जो राय है वो एक व्यक्तिगत राय है और हमारी कांग्रेस पार्टी में हर एक आदमी को अपनी व्यक्तिगत राय रखने की, व्यक्तिगत सोच देने की खुली आजादी है। हम भाजपा की तरह नहीं है कि किसी ने कुछ बयान दे दिया तो उसको उसी समय पार्टी से निकाल दिया। अभी अभी राजस्थान में भाजपा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो एक मुसलमान है, उन्होंने एक बयान दिया कि मोदी जी को जो ये मुसलमानों के अगेंस्ट बातें करते हैं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। भाजपा ने तुरंत प्रभाव से अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को निष्कासित कर दिया पार्टी से। ठीक है। तो ऋषभ जी, मेरा एक छोटा सा इसमें एड ऑन है कि जब आप बोलते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है कांग्रेस में, चलिए मैंने मान लिया ना आपकी बात को, हम कौन होते हैं कांग्रेस की बात को कांग्रेस के प्रवक्ता से काटने के लिए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिस पॉइंट पे आपकी पार्टी एकजुट होकर आपके अध्यक्ष खड़गे साहब इलेक्शन कमीशन चले जाते हैं मोदी के खिलाफ, बाकी मोदी तो आपके ओपोनेंट है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं आपके लिए, जब आप उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए, अपने स्टेटमेंट को गलत बताने के लिए आप चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन जब कि मोदी जी पे कार्रवाई किया जाए और आप ही के पार्टी का आदमी उसको वैलिडेट कर देता है, तो आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, तो पब्लिक तो इससे कंफ्यूज हो रही है ना। रोहित जी,
सैम पित्रोदा जी एक वरिष्ठ नेता हैं, उनको अपनी बात रखने का पूरा हक है। हर चीज, हर व्यक्तिगत राय जो वो दे रहे हैं जरूरी नहीं है वो पार्टी की राय है। और जहां तक ठीक है। बात है मैनिफेस्टो में इस इनहेरिटेंस कानून का कहीं भी जिक्र नहीं है। मुझे राजीव जी, अविरल भाई कहीं भी दिखा दें मैनिफेस्टो में कहीं ऐसी बात कही गई हो जहाँ पे नहीं नहीं, और जहां तक बात है वेल्थ सर्वे की तो बात कही गई है, वो तो वो वाली बात है कि आप इनहेरिटेंस और वेल्थ सर्वे में बहुत फर्क है। 1985 में राजीव गांधी जी ने इस कानून को खत्म करने की सर्वे बात। करके आप करेंगे क्या? वेल्थ सर्वे करके आप करेंगे क्या? अगर आप अपने बॉडी का एक्सरे करा रहे हैं तो कोई तो इलाज करने के लिए कर रहे हैं ना। वेल्थ सर्वे जो हम हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं, हम उसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे कि जो इतने पिछले 10 सालों में जो गरीबी रेखा इतनी बढ़ती जा रही है कि कौन से। ठीक है, मैं डॉक्टर अविरल जी के पास आता हूँ। अविरल जी, मोदी जी ने तो बड़ी जबरदस्त भाग्य लिखवा के आए हैं। जो वो काम पिछले 3-4 दिनों में नहीं कर पाए थे, हिंदू मुस्लिम वाली बात, अब वो सैम पित्रोदा के बयान से अपने आप हो गया। नहीं, ये ऋषभ जी हम यहाँ पर कह रहे हैं जिस प्रकार से कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। वो सार्वजनिक जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। और जो उनके द्वारा कहा जा रहा है सैम पित्रोदा के द्वारा, वो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। कमरुद्दीन साहब, आप जवाब दीजिए। आप आपका हाँ म्यूट है, आप जवाब दीजिए। डॉक्टर अविरल जी का जवाब दीजिए। आता हूँ खुराना साहब। सैम पित्रोदा के द्वारा सारी पॉलिसी उनके द्वारा ही अरे यार बात की सुनोगे या खुद ही बोलोगे? निजी बयान है या व्यक्तिगत बयान है? अरे सुना यार, भाजपा की तरफ थोड़ी है कि मोदी जी जो मैसेज फॉरवर्ड करेंगे वही बात में। ठीक है ना, बात जारी, आप जवाब दीजिए। ये सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी हर किसी को जो है आजादी देती है, लेकिन उसमें पॉइंट है क्या कि पॉइंट? ये चीज मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं मान लीजिए कोई चीज बोला, कोई ऐड कर दिया जो है, तो वो बोलूंगा कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, ठीक है। अगर व्यक्तिगत मैं बयान दे रहा हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बयान को अगर तुलना कर रहे हैं जो है मतलब बाकी इनके प्रवक्ताओं से, तो इनको लिस्ट ही मिलती है ऊपर से। तो ये इसमें कोई ये नहीं, अगर के जोड़ा जा रहा है सैम पित्रोदा जी के इसको, तो मैं पूछता हूं कि कपिल मिश्रा जो दिल्ली में नारा लगाया था, क्या ये पूरे भाजपा का नारा है? ठीक है, खुराना साहब, खुराना साहब, मैं वो नारा देना नहीं चाहूंगा, देना दो। मैं स्पष्ट कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी से कपिल मिश्रा जी की बात की गई, तो नंबर 1, कपिल मिश्रा जी शीर्ष नेतृत्व में शामिल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, सबको मालूम है। वो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो नहीं है, ये भी सबको मालूम है। नंबर 2, मैं आपको बताता हूँ, सैम पित्रोदा की जहां तक बात है, वो शीर्ष नेतृत्व में शामिल व्यक्ति है। तो शीर्ष नेतृत्व में और पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के अन्य नेताओं में, पार्टी के प्रवक्ताओं में, पार्टी के द्वारा बनाए गए मंत्रियों में होता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में, प्रदेश अध्यक्ष में और अन्य ये जो भारत की बात कर रहे हैं अविरल जी, ये सब भाजपा में होता है। कांग्रेस में हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता बराबर है। हमारे यहाँ इस तरह से नहीं देखा जाता। ठीक है ऋषभ जी, मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है कि जो ये इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में आपको पता है कि भारत में पहले था और 1985 में इसको क्यों हटाया गया? और किसने हटाया उसके बारे में भी रोहित जी एक बार बताएंगे? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सुन के हंसी आएगी। जब इंदिरा गांधी मरी थी ना, तो इंदिरा गांधी की संपत्ति जो है, तो इनहेरिटेंस टैक्स के हिसाब से तो 55% भारत सरकार को मिल जाना चाहिए, तो 45% भी ट्रांसफर होना चाहिए था राजीव गांधी को। तो राजीव गांधी ने आनंद फानन रातों रात इस एक्ट को बदला। आज उनका पोता बिना कुछ सोचे समझे, उनका बेटा बिना कुछ सोचे समझे कोई भी चीज अनाउंस कर देते हैं, किसी भी तरह के मैनिफेस्टो के अनाउंस कर देते हैं बिना सोचे हुए। आपको नहीं लगता है कि ऐसा नेता आपके लिए कितना खतरनाक है? रोहित जी, राहुल जी ने ये बात कब कही है? राहुल जी का बयान कहाँ है? हमारे मैनिफेस्टो में भी इस बात का अविरल जी, आप मुझे बोलने दीजिए। रोहित जी ने आप बोलिए प्लीज। राहुल जी ने बात कभी नहीं कही है, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं जिक्र नहीं है। और जहां तक बात है सैम पित्रोदा जी का,
आज ही श्री जयराम रमेश जी ने उस बात को क्लियर कर दिया है कि वह इनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी उस राय के सपोर्ट नहीं करती है। हमारे यहाँ बीजेपी की तरह नहीं होता कि ऊपर से एक चिट्ठी लिख के आ गई है और सबको बस वही बोले जाना है। कांग्रेस में व्यक्तिगत राय की आजादी है। ठीक है सर। खुराना साहब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई कुछ भी बोल देता है क्या? नहीं, ये अभी इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं क्या कोई कुछ भी बोल देता है? कोई इनकी पार्टी की विचारधारा नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इनके द्वारा काम नहीं किया जाता जनता के लिए, कोई इनका एक तय मैनिफेस्टो नहीं है, ये कुछ भी बोल देते हैं। इसका मतलब इनकी बातों में विश्वास नहीं करता। नहीं, एक मिनट, इसका अर्थ है कि इनकी बातों के ऊपर जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मैनिफेस्टो पिछले 10 सालों से इनकी सरकार है, सभी काम की जिम्मेदारी कांग्रेस और राहुल गांधी पे डाल देती है। 2 करोड़ नौकरियां ये नहीं दे पा रही है, महंगाई दर इन्होंने बढ़ा दिया है, गरीबी रेखा के नीचे जनता इनकी सरकार में गई है, और सारी रियली सॉरी। एक बार खुराना साहब और संकेत जी को भी बोलने देते हैं, फिर मैं आता हूँ फिर पॉलिटिकल डिस्कशन पे। राजीव खुराना साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे लगातार, बस सॉरी आपके पास लेट से आ रहा हूँ, बताइए। पहली बात तो ये है कि वो ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, जो इंडिया से बाहर कांग्रेस है उसके अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं उनके साथ होते हैं, उनके सारे प्रोग्राम, सारी फंडिंग, सब कुछ वही अरेंज करते हैं। तो महत्वपूर्ण पोस्ट पे हैं, आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ये कपिल मिश्रा टाइप का है, ये फलाना है, ढिमकाना, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात ये है कि अगर उसने ये इतनी बड़ी बात कह दी इलेक्शन के टाइम, अगर नब्ज नहीं समझ पा रहे और इलेक्शन के टाइम ऐसी बात करी है, अगर आप उससे एग्री करते हैं तो मानिए, डिसएग्री करते हैं तो उस पर एक्शन लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, आपने क्लियर कर दिया। मेरा सवाल जो है ऋषभ अत्री जी से है, और मैं चाहूंगा कि कमरुद्दीन जी भी इसका जवाब दे। ऋषभ जी, आपको पता है कि सैम पित्रोदा का क्वालिफिकेशन क्या है, या उनका एक्सपर्टीज क्या है, या वो राजीव गांधी के टीम में क्या थे? मुझे बिल्कुल पता है सैम पित्रोदा का क्या क्वालिफिकेशन है और उनकी पार्टी में क्या हैसियत है, पर मैं अगेन सेम बात वही कहना। दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं कि सैम पित्रोदा जो हैं वो टेलीकम्युनिकेशन के जो है एक्सपर्ट है, और टेलीकम्युनिकेशन और टेक्निकल चीजों के लिए वो राजीव गांधी के सहायक थे, राजीव गांधी के सलाहकार थे, और सेम कैपेसिटी से वो राहुल गांधी के भी सलाहकार थे, और बाद में ओवरसीज के वो अध्यक्ष हो गए थे ओवरसीज कांग्रेस के। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो आदमी टेलीकम्युनिकेशन का एक्सपर्ट है, वो सोशल साइंस के बारे में या इकोनॉमी के बारे में किसी तरह का स्टेटमेंट देता है, वो भी ऐसा स्टेटमेंट देता है जो भारत के प्रजातंत्र के अगेंस्ट है, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि भाई उनका निजी राय है, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कमरुद्दीन जी, आप बताइएगा ऋषभ जी के बाद, फिर मैं संकेत जी के पास आता हूँ। पहले ऋषभ जी। पहले पूरे देश की जनता तो ढूंढ ही रही है और पूछ ही रही है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी एक बार 10वीं का जो है सर्टिफिकेट जो है बताए थे कि 10वीं तक पढ़ाओ, उसके बाद से फिर जो है वो अपना जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आगे बढ़ के कुछ और बताए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हकीकत में नरेंद्र मोदी जी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या? क्योंकि एक मिनट, जब अमित शाह जी अध्यक्ष थे और चुनाव खत्म हुआ था तो 15-15 लाख वाले पे वो टीवी पर बैठ के क्या बोल रहा था, ये तो चुनावी जुमला था, ये सब जानते हैं। मतलब साफ एक प्रेसिडेंट होके अपने पार्टी का, भाजपा का प्रेसिडेंट। ठीक है ऋषभ जी, आप बताइए। आप बिना पढ़े आ जाते हैं, विदाउट होमवर्क। ठीक है ऋषभ जी, आप बताइए। जब अविरल जी, एक तो आप किसी पे पर्सनल रिमार्क मत कीजिए, उन्होंने आप पे कोई पर्सनल रिमार्क कोई बात नहीं, डिस्कशन में थोड़ा लाइन में रह के बात कीजिए। आप मेरे से डिस्कस कीजिए। मुझे बताइए कि जो मैंने सवाल पूछा कि अगर वो टेलीकम्युनिकेशन, बिल्कुल जवाब दूंगा जी। अगेन वही, आपने कहा कि राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, हमारे ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती। राहुल गांधी मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि वो जिस पॉइंट पे बोल रहे हैं उसमें उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, सोशल साइंस में उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो रोहित जी, ऐसा कहाँ लिखा है कि जिसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, आप उस चीज पे बयान नहीं दे सकते? अरे आप कैसे बातें कर रहे हैं? आप इतने बड़े, आप लॉयर नहीं होंगे और कोर्ट में जाके केस लड़ेंगे? लॉयर होते हुए केस लड़ना एक बहुत अलग बात है जी, और एक टॉपिक
जरूरी थोड़ी है आप जिसके एक्सपर्ट हैं आप उसी टॉपिक पे बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी टॉपिक पे उनको पढ़ संकेत जी के पास आते हैं। आपका उस टॉपिक पे भी बोल सकते हैं जिसके आप एक्सपर्ट नहीं है। इनके कहने ठीक का है। ये अर्थ है ना, जरूरी नहीं कि जिसके आप संकेत जी- एक्सपर्ट हो। ये कहना संकेत चाह रहे हैं इनको कोई एक्सपर्टीज नहीं है, जैसे लेकिन ये नरेंद्र बैठ के मोदी जी बोलेंगे। बोलते हैं और ना, क्योंकि मेरे को मौका नहीं दिया तो मैं और जवाब जहां तक बात है सैम पित्रोदा का एक्शन की, अभी जो इतना निकल गया, कितना एक्शन ले सब लिया। एक साथ अरे हो अरे जाए। मेरी बात सुनिए। नरेंद्र मोदी जी बताते हैं कि अच्छा लिखा। कमरुद्दीन जी अरे शांत हो नरेंद्र जाओ। मोदी को थोड़ा तुम्हारे घर के नौकर नहीं तो नरेंद्र मोदी हाँ। प्रधानमंत्री बोलो, थोड़ी तमीज जी को पहले बात कैसे करने की। क्या बोलते हो आप कमरुद्दीन तो जी? तमीजी से क्या बात कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी बोल के निकला ना, नरेंद्र मोदी जी क्या तो मैनर्स ही बोल के नहीं निकला। तमीज जी को बात टेलीफोन करने की। करके जाए वो। पब्लिक में झूठ बोलते आखिर हो। नरेंद्र मोदी कहने लगे खुद। हाँ, ठीक है, सुनिए, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। ये डिस्कशन है, इसमें लोग नरेंद्र मोदी जी का नाम ले सकते हैं, इसमें पर्सनल रिमार्क्स करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बदतमीजी कर रहे हैं तो वो अपोनेंट में बैठे, उनका पूरा अधिकार है। प्लीज आप सिर्फ मुद्दे पे रहिए। कमरुद्दीन जी आप भी मुद्दे पे रहिए, और संकेत जी आप लोग भी मुद्दे पे रहिए, क्योंकि क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे, लड़ना नहीं है। ठीक है संकेत जी, पहले आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी और सैम पित्रोदा ही बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रही है? नहीं, पहले तो आप मेरी बात सुनिए। जो यहाँ पर आपने बुलाया, इन लोगों को आपने बार बार बोलने का मौका दिया, आप एटलीस्ट एक बार रिबटल तो लेते। तो दिस इज वेरी मतलब आप बताइए, मैं आपके पास आया हूँ। मतलब व्हाट इज अगेन, मतलब आप एक नया प्रश्न ले आए बीच में। अरे ठीक है, जो आप इन लोगों ने कहा, पिछले पे बताइए, क्या पिछले सवाल का ही जवाब दीजिए ना। आप जिस पे जवाब देना चाहते हो वही जवाब दीजिए ना। ये कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा ने जो कुछ दिया वो व्यक्तिगत बयान दिया। एक और व्यक्ति खड़ा हो रहा है, दिल्ली से ही चुनाव लड़ रहा है, लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, नाम है उदित राज, कांग्रेस से खड़े हो रहे हैं। ठीक है, मैं हो रहा है इनकी तरह नहीं बोलता, हो रहे हैं। तो उदित राज जी ने कहा मेरा बयान कांग्रेस का ही बयान माना जाए, और नहीं तो इन लोगों से बोलिए, गूगल पढ़ें कि उदित राज जी ने बोला है कि नहीं बोला है। उदित राज जी ने सब उदित राज जी ने कहा मेरा बयान कांग्रेस का बयान माना जाए। और ठीक या है। तो ये एक डिपार्टमेंट खोल दें अपना कि ये बयान व्यक्तिगत है, ये बयान सार्वजनिक है, कि शाम ये भी तक बात- आकर के पता कर लो भैया कौन कौन से बयान और पार्टी के हैं और कौन कौन से बयान इन लोगों के व्यक्तिगत हैं। और अगर ठीक है। व्यक्तिगत है तो कोई बात नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। ठीक है, कपिल ठीक है। मिश्रा का अविनाश बयान जी, व्यक्तिगत था या बीजेपी का था? अब मुझे संकेत जी ये बात बताइए, कपिल हाँ, मिश्रा हाँ। का जो बयान था वो भाजपा का बयान था या एक व्यक्तिगत बयान था? आप ये मत बोलिएगा कि वो छोटे नेता है, वो बड़े नेता है। कपिल मिश्रा की दिल्ली भाजपा में बहुत बड़ी हैसियत है आज के समय में। नहीं, क्या बयान था जरा सबके सामने बोले वकील साहब। उन्होंने जो बयान दिया था मुसलमानों के खिलाफ, क्या क्या दिया था, बोलो ना। गद्दारों को आगे बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बोलूं अगर आपसे जाए तो वही जीतो। एक मिनट, जब आप लोग नीचे बोले वो आप सही, मत कूदो। आप कौन बोला था? वकील साहब बोलिए। अरे क्या कौन बोला? कौन बोला था? जो कमालुद्दीन जी बोल रहे हैं वही बयान दिया था कपिल मिश्रा ने। गलत। आपको हर बयान नहीं ये भाजपा का बयान है या नहीं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो भाजपा के चुनाव थोड़ी आप नहीं, ये क्या होता है कि जो आप बोले मैं उसका सुनूं, उसका जवाब दूं। 10 साल से साथ कुछ भी। ठीक है, अभी सिर्फ अविरल जी का आवाज जा रहा है। अविरल जी, ये जिस तरीके से मोदी जी चाह रहे थे कि वोटिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाए, जिस तरीके से मोदी जी चाह रहे थे कि सारा बात हिंदू मुस्लिम पे आ जाए और जो है ये वेल्थ पे आ जाए, मंगलसूत्र पे आ जाए, सोने पे आ जाए, जमीन जायदाद छीनने पे आ जाए, सैम पित्रोदा ने वही बोल हम कुछ नहीं चाह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं। अगर हाँ, ये कह रहे हैं तो उसको हम स्पष्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या समस्या है? अगर इनका मैनिफेस्टो है, हम उसको जनता के मध्य में जाकर हम तो खुद इनका प्रचार कर रहे हैं, हम तो इनके मैनिफेस्टो का प्रचार खुद कर रहे हैं। इनका क्या मैनिफेस्टो है उसका तो हम प्रचार कर रहे हैं। अरे कमालुद्दीन जी आपको धन्यवाद करना चाहिए हमारा कि हम आपका मैनिफेस्टो जनता के बीच ले जा रहे हैं। जो आप कहना चाहते हैं उसको जनता के मध्य में ले जा रहे हैं, इससे बड़ी बात पर क्या है? जनता को समझ रही है। अब दूसरी बात, मेरी जो संपत्ति है उसको मेरे से छीन कर किसी अन्य व्यक्ति को आप कैसे दे देंगे? मेरी संपत्ति की जांच किसी आधार के आप क्यों करेंगे? और मेरी संपत्ति को किस आधार पर आप छीन लेंगे मुझसे?
जो मेरी कमाई की संपत्ति है उसको किस आधार पर मुझसे छीनना चाहते हो? किसी अन्य व्यक्ति को आप कैसे दे देंगे? ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? कहाँ किस कानून? रिपीट कर रहे हैं, मेरी सवाल सुन लीजिए फिर आप उसका जवाब दीजिएगा डॉक्टर साहब। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने फिर कल एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम कहाँ बोल रहे हैं, कांग्रेस कहाँ बोल रही है कि हम इसकी प्रॉपर्टी छीन के उसको दे देंगे। हमने तो बोला कि हम वेल्थ का सर्वे करवाएंगे। आप सर्वे को जो है आप इनहेरिटेंट टैक्स से जोड़ दे रहे हैं, मंगलसूत्र से जोड़ दे रहे हैं, छीनने से जोड़ दे रहे हैं। ये तो आप जोड़ रहे हैं ना, वो तो बोल नहीं रहे, वो तो बोल रहे सिर्फ सर्वे कराएंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द क्या है इसे बताना चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लिखा हुआ है? उन्होंने कहा कि सुनो, तुमसे ज्यादा बदतमीजी से बात करने आता है। रोहित जी वैसे ये दावा करते हैं कि ये 400 पार आने वाले हैं, मैनिफेस्टो की इनको सारी एक्सप्लेनेशन कांग्रेस पार्टी की चाहिए, तो ये लोग अपनी उसमें ही क्लियर नहीं है कि 400 पार आ रहे हैं, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को इतनी क्लियरेंस इनको क्यों चाहिए? ठीक है खुराना साहब जल्दी से 30 सेकंड। हम कुछ नहीं जान रहे हैं, जनता जानना चाहती है। ठीक है सर, जनता जानेगी। ठीक है सर, जनता को बताते जनता हैं। तो आपको 4 जून को जवाब देने जा रही है अविरल जी, उसकी चिंता आप मत कीजिए। मैं आता हूँ आपके पास, ऋषभ जी आता हूँ। खुराना साहब 30 सेकंड। छुरी खरबूजे पे गिरे, खरबूजा छुरी पे गिरे। जो मुद्दे कांग्रेस अपने आप दे रही है, परोस के दे रही है, अपने नुकसान कर रही है कांग्रेस को। मोदी अगर ये नरेंद्र मोदी बोलना बंद कर दें और कुछ अपने लिए सोचें तो इनकी सीटें आ सकती हैं। अब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनका ध्यान नरेंद्र मोदी की तरफ है और जो डैमेज हो रहा है वो पब्लिक देख रही है। क्या ये डायरेक्टली कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनडायरेक्टली होता है हमेशा। पेड़ जब गिरता है तो जमीन हिलती है, मतलब समझते हैं। ठीक है कभी नहीं कहा सिक्कों को मारो, जब पेड़ गिरता है तो वो इनडायरेक्ट बोला जाता है पॉलिटिक्स में। संकेत जी क्या ये इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी? संकेत जी ये डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली बोला जा रहा है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी ही छीनी जाएगी। ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज जो आपकी डिबेट हो रही है, मैं उससे ही संबंधित एक बात बता रहा हूं। इनहेरिटेंस एक्ट है क्या? इनहेरिटेंस एक्ट ये है कि जो पिता ने कमाया वो जो जैसे वसीयत वो करता है, अब वसीयत में से 50% या 55% सरकार लेगी, बाकी 45% इनको दिया जाएगा। तो इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं रही। जब ये बात निचले स्तर तक आती है, बैठ करके जहां पे चौपाल में बात होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहेगा बीजेपी कांग्रेस गई बाढ़ में, वो कहेगा भैया पहले अपने खेत बचा, वो कहेगा मोटरसाइकिल बचा, वो कहेगा घर बचा, ऐसा लड़ बचेगा। 1947 खुल जाएंगे ये। ठीक है सर, ठीक है, आपका बात क्लियर हो गया। कमलुद्दीन साहब मैं आपके पास आता हूँ, पर्सनल रिमार्क्स मत कीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बार बार म्यूट कर ले, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अनम्यूट कर लीजिए अपने पास से। कमलुद्दीन जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जब इनहेरिटेंस टैक्स लगा हुआ था, विरासत टैक्स लगा हुआ था, तब तो राजीव गांधी ने उसको हटा दिया अपना प्रॉपर्टी देने से बचने के लिए। और ये बताइए कि आज के डेट में जितना कांग्रेस के पास संपत्ति है, राहुल गांधी के पास संपत्ति है, सोनिया गांधी के पास संपत्ति है, तो क्या उसका 55% वो पहले देने को तैयार हैं? और एक और बात है कमलुद्दीन साहब, अगर ये एक्ट लग जाता है तो मेरा नहीं आपका भी 55% जाएगा। ऐसा कोई भी जो है मतलब जो यहाँ पे घोषणा जो है पार्टी के जो है ऑफिशियल। ठीक है, कट गया मेरे ख्याल से, इसको कंटिन्यू कर दीजिए ऋषभ साहब। बिल्कुल, मैं टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी, मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने कहा ऐसा बयान दिया कि वो इनहेरिटेंस लॉ लाना चाहेंगे। सैम पित्रोदा जी ने बयान दिया, जयराम रमेश जी ने क्लियर करते हुए कहा कि पार्टी का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। तो इस बात को डिबेट में तक खींचा क्यों जा रहा है? जो असल मुद्दे हैं देश के, नौकरी, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, उस पर क्यों नहीं बात होती है? ऋषभ जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसलिए खींचा जा रहा है कि ऑलरेडी 2 दिन से 3 दिन से मोदी जी
पहले से ही बता रहे थे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका थ्योरी है उसको लेफ्ट से जोड़ के, और साथ में ऑलरेडी उन्होंने इतना क्रिएट किया। इसलिए इस पर बात की जा रही है। अगर डिबेट का मुद्दा रोजगार होगा तो हम ट्रेड के मुद्दे पर बात करते हैं, हम रोजगार पर बात करेंगे। रोजगार होता तो बीजेपी इस मुद्दे पे बात कर ही नहीं पाती, क्योंकि रोजगार तो आप लोगों ने दिया नहीं। हम उस विषय पर भी बात करने के लिए रेडी है। रोजगार के मुद्दे पे बीजेपी ने पिछले 10 साल में एक बार नहीं बात करी। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करी थी, दे पाए आप लोग? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, आप दे पाए 2 करोड़ रोजगार? आप दे पाए हाँ या ना? हम कहाँ मना कर रहे हैं? आप रोजगार पर बात करिए, बेरोजगारी पर बात करिए, महंगाई पर बात करिए। आप लोग पर साल 2 करोड़ रोजगार दे पाए या नहीं? आप हाँ या ना? हम टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं। राजीव खुराना जी, आप मुझे एक चीज बताइए, जो हमने अभी ऋषभ साहब से पूछा, इसलिए मैटर को खींचा जा रहा है, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, कि ऑलरेडी हाइप क्रिएटेड था, उस पे से इन्होंने सोने पे सुहागा किया। लेकिन अगर हाइप नहीं बने, इसके लिए इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया सैम पित्रोदा पे, तो ये तो मौन सहमति है ना। फिर आप मौन सहमति देंगे और चाहेंगे कि मीडिया इस पर डिस्कस ना करे, तो हो नहीं सकता है। फिर मीडिया करेगी क्या? घर पे बैठेगी शांति से। मैं बताता हूँ, इनकी सोच जो है इमरजेंसी वाली आज भी चल रही है कांग्रेस की। आज देखो, गठबंधन बनते ही 14 पत्रकारों को बैन कर दिया। आप इनकी मानसिकता समझो, ये समझते नहीं किसी को कुछ, इन पे आती है तो ये कुछ है। बाकी मैं एक वर्ड बोलता हूँ, ये सैम पित्रोदा, सत्यनारायण गंगाधर बढ़ई ने सुपारी ले ली है कांग्रेस को मरवाने की, बर्बाद करने की, उसको हराने की। ये आज माने, कल माने, परसों माने। संकेत जी, संकेत जी, आवाज जा रही है संकेत जी आपको? संकेत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बोलिए, प्रश्न क्या है? बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रश्न बोलिए क्या है? बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? किस विषय पे? नहीं, आप क्या प्रश्न कर रहे हैं तो मैं उसे उत्तर देता हूँ। मैं ये प्रश्न कर रहा हूं कि सवाल तो उठेगा ना, जब कोई बंदा क्वेश्चन करेगा और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मौन सहमति माना जाएगा ना कांग्रेस का। मौन सहमति को याद से थोड़ी ना है। आप देखें, गीता प्रेस का याद कर लें, तब भी ने कहा था कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। हमेशा एक नया ड्रामा चला था, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, वो तो बोलते काहे को आपके बड़े नेता? अगर पार्टी का स्टैंड, मतलब पार्टी का स्टैंड क्या है ये तो पहले ये समझाओ। पार्टी का स्टैंड क्या है आपको खुद को ही नहीं पता पार्टी का स्टैंड क्या है। और अगर मान लीजिए ये जो था, राजीव गांधी ने इसको हटाया था, जो है जो कानून है ये प्रॉपर्टी वाला, इसको हटाया किसने था? राजीव गांधी ने। तो इस तरह से जो सैम पित्रोदा है वो अगेंस्ट जा रहे हैं राजीव गांधी के, और ये सलाहकार खुद भी राजीव गांधी के थे। उसके बाद ये राहुल गांधी के सलाह कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में ये प्रियंका गांधी के बच्चों के सलाह करेंगे। मेरे को बोलने दीजिए प्लीज, डिस्टर्ब मत किया करिए। तो इस तरह से जो अपनी विरासत छोड़ रहा, वो आपके विरासत में से कर मांग रहा है। सबसे मजेदार बात यह है, जो अपनी विरासत नहीं छोड़ रहा, वो आप 3,560 करोड़ का इंडियन नेशनल कांग्रेस का टैक्स है जो आज तक नहीं भरा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे, दूसरे से कह रहे हैं तुम दो तो हम, हमारा वो राजस्व है वो बढ़ेगा। ऋषभ जी, मेरा आपसे एक बहुत ही सीरियस सवाल है, फिर मैं डॉक्टर विजय जी के पास आता हूँ, या आप उसका जवाब दे सकते हैं डॉक्टर साहब। ऋषभ जी, आपके मैनिफेस्टो में 2 पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है जिसको आप समझा दीजिए मुझे। आप चाहते हैं ना कि आप समझाएं। आप पहले बताइए कि जो आप बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो जातिगत जनगणना करवा के आप क्या करेंगे? आरक्षण में चेंज करेंगे? 50% का ऑलरेडी डिमार्केशन लगा हुआ है। या तो आप मुस्लिम को ओबीसी के जगह पे लाएंगे तो ओबीसी का आरक्षण जाएगा पहला। तो आप करेंगे क्या? जातिगत आरक्षण करा के करेंगे क्या? उसके बाद क्या माला जपेंगे? पहली बात। दूसरा, मेरा आपसे सवाल है कि प्रॉपर्टी का भी जब आपने सर्वेक्षण करवा दिया, उसके बाद आप करेंगे क्या? आपको पता चल गया कि भाई, अभी भी सबको पता है कि देश का 80% और 90% जो प्रॉपर्टी है या जो धन है वो 22 से 25 लोगों के हाथ में है। तो आपको तो अभी भी पता है, तो आप तब करेंगे क्या? आपका प्रोसेस क्या है? आप मुझे बस ये दोनों बता दीजिए। आप मीडिया को करेक्ट कर दीजिए, मैं आपको मौका देता हूँ। ये जो दोनों स्कीमें हैं, जातिगत जनगणना और प्रॉपर्टी उसके जो सर्वे है, ये दोनों इसलिए करी जा रही हैं ताकि हम जान पाए कि जो हमारे देश का व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति हो, पिछड़ा व्यक्ति हो, वो आज कहाँ, उसकी स्टैंडिंग कहाँ पे है, और सरकार जो है उस अकॉर्डिंग स्कीम्स बना पाए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। ना कि हम किसी की प्रॉपर्टी छीनने की बात कर रहे हैं, ना किसी को देने की बात कर रहे हैं। हम एक
हम जो सर्वे करा रहे हैं उसके थ्रू हम जो पिछड़े हैं और बैकवर्ड है उनको अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, और जो बीजेपी है इन चीजों को घुमा के बता रही है। नहीं, आप नहीं समझ पाए मेरा सवाल, मैं फिर से रिपीट करता हूं। आपने कहा कि आप जानना चाहते हैं कि देश का लोगों की समस्या क्या है, या देश के लोगों के अंदर वेल्थ की क्या सिचुएशन है। वो आज भी पता है, आज भी पता नहीं, है। क्या आप रोहित मुझे जी, बताइए कि उसका मुसलमानों particular के date- रहन सहन पे कितने सर्वे हो चुके हैं? रोहित जी, एक पर्टिकुलर डेटा होना और हवा में बात होने में बहुत फर्क है। नहीं, डेटा है, डेटा है। आपको नाम पता होना चाहिए। इतना फेमस रिपोर्ट है जिसको इस बार अवार्ड भी दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। जो जातिगत जनगणना है वो एक अलग तरह का सर्वे है। ठीक है, जो कि- बिहार में तो जातिगत जनगणना करवाया ना आपके पार्टनर का टीम ने, लालू यादव के बेटे ने। तो आपने किया क्या बिहार में? जो जातिगत जनगणना हुआ उसके बाद क्या हुआ? जो तेजस्वी जी की सरकार रही है उसमें नौकरियां मिली हैं, बहुत विकास हुआ है बिहार का। बस जातिगत जनगणना का उसमें क्या रोल है? वो तो उसी पैटर्न पे मिली है जिस उसके- पैटर्न पे पहले मिलता था। उसके अकॉर्डिंग स्कीम्स बनाएंगे तेजस्वी जी, पर उससे पहले ही कृपया करके चारा घोटाले पर अपने दो शब्द रखिए, चारा घोटाले पर दो शब्द बता दें। इनसे सवाल होगा उत्तर प्रदेश का, जवाब देंगे केरल का, सवाल होगा बिहार का, बताएंगे बंगाल का। ये स्पष्ट कुछ नहीं करना चाहते कांग्रेस के लोग। सवाल होगा विकास का, सवाल होगा बेरोजगारी का, जवाब देंगे हिंदू मुसलमान में। उसी तरह की बात कर रहे हैं आप। नहीं, हम ठीक है। विकास की बात कर लेते हैं। हमने जो योजनाएं चलाई है वो सबको नजर आ रही है। अब मैं आपको योजनाएं बिल्कुल। गिना देता हूं, बहुत लंबी सूची है और उनके लाभार्थियों की भी सूची मेरे पास मौजूद है। और हमने ठीक। आतंकवाद के ऊपर भी कड़ा प्रहार किया है, खालिस्तान के ऊपर भी कड़ा प्रहार किया है, ये सबको नजर आ रहा है। इस विषय ठीक है। पर आप बोलिए। ठीक है, कमरुद्दीन साहब आपका कनेक्शन कट गया था, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज 30 सेकंड में पूरा कर लीजिए, ज्यादा लंबा मत कीजिएगा। देखिए, मुझे वैसे भी जो है समय नहीं मिला और मैं सब टॉपिक से हट के इसलिए मैं भाजपा पे जाऊंगा और बार बार जाऊंगा। कारण है, सत्ता में भाजपा रही है तो सवाल भी सत्ता से ही पूछा जाता है। आपने ठीक। 10 साल जो है कुछ जो किया नहीं, और एक्सरे को लेकर जो बार बार एक्सरे जिसको बोल रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर जो राहुल गांधी वो लखपति बनाने का काम कर रहे हैं। जो मोदी जी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में कुछ लोगों को जो है सारा धन अर्जित करके 16 लाख करोड़ से ज्यादा जो उनके माफ कर दिए गए, और गरीब को और गरीब के खाई में जो धकेल दिया गया, तो हम उन गरीब को जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं उनको हम लाकर जो है लखपति बनाने का काम करेंगे। हम महिलाओं को, गरीब महिलाओं को देने जा रहे हैं 1 लाख रुपया, जो 30 लाख जो सरकारी पर खाली पड़े हैं हम उसे भरने का काम करेंगे। किसान को जो है एमएसपी की गारंटी जो है वाला कानून जो हम लाने का काम करेंगे जो है। अरे अब बता रहा हूं ना मैं उसके बाद से तो हम सभी वर्गों की बात कर रहे हैं। हम गरीब को जो है, जो जहां है, अगर उस कोई बेचारा बहुत दबा हुआ जो हाशिए पर है उसे हम आगे लाने की बात कर रहे हैं। अब तकलीफ किसे हो रही है, तकलीफ किसे हो रही है? अब तक आप मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने जो बोला मैं मान गया कि गरीब को ऊपर लाना चाह रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। आप म्यूट हो गए हैं, आपकी तरफ से म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, मेरा सवाल आप सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। नहीं, आप जवाब पूरा देने नहीं देते, आप सवाल ही बीच में डालेंगे तो हाँ, मतलब बोलिए। ये तो कोई ये बनता नहीं ना, ये कंटिन्यू जब जो है मतलब कोई कुछ बोले तो उसके बीच में चले आते हैं। तो मेरा कहना कि कांग्रेस पार्टी करने क्या जा रही है इसके जरिए जो है, हम किसानों के न्याय की बात कर रहे हैं, हम महिला के न्याय की बात कर रहे हैं, और 5 गारंटी टोटल 25 जो मिला के जो हमारे जो हो रहे हैं उसमें हम सभी वर्ग, सभी जो है जाति, सभी धर्म की बात कर रहे हैं। अगर तो उसमें किसी को छाटा गया तो बोलिए, अगर कोई अंतिम पायदान पे खड़ा गरीब व्यक्ति है, अगर वो लाखपति जो है बन रहा है, इसी से नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार को दिक्कत है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जो उद्योगपति का कर्ज माफ करने का काम किया है, गरीबों की चिंता तो इन्हें रहे नहीं। 16 लाख करोड़ रुपया। आप मेरा सवाल ले लीजिए, आप रिपीट कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है
कि जब आप बोल रहे हैं कि गरीब को आप ऊपर लाना चाह रहे हैं, तो आप कैसे ऊपर लाना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लोगों का पैसा छीन के आप नॉन डिजर्विंग लोगों को दे दे, जो लोग बिना मेहनत किए हुए पैसा मिल जाए उनको, जो जिसने अपनी 100 लोगों की फैमिली बना रखी है वो गरीब है, आप चाहते हैं कि मिडिल क्लास का और अमीर का पैसा छीन के आप उनको दे दे? आप इस तरीके से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं? आप अनडिजर्विंग लोगों को पैसा देना चाहते हैं? आप मुझे बताइए कि अगर आपने मेहनत करके या आपके पिताजी ने मेहनत करके अगर 50 करोड़ रुपया कमाया है, तो आप ही का पैसा छीन के आपके बंगाल के किसी रोहिंग्या मुसलमान को दे दिया जाए, मैं आप ही का बात कर रहा हूँ, तो ये क्या इक्वल वेल्थ? क्यों करते बार बार, मुझे ये नहीं समझ में आता जो है। पाकिस्तान जाते नरेंद्र मोदी जी दूंगा, मैं फिर बोलूंगा, छीनने की भाजपा जो है वो छीनने की बात इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने पूरे देश की गरीब जनता का पैसा छीन के गरीब को कैसे मोदी, अडानी और देश के कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को दे दिया। ऊपर लाने के लिए कौन सी पॉलिसी? आप एक जो समुदाय को, एक धर्म को जो बार बार जो है कोई मिसाल भी मिलता तो आपको भी मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, मतलब कि यहाँ पे एक चीज साफ होता है कि रोजगार की बात आता जो ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कमलुद्दीन साहब, मैं आप ही की बात ले लिया, मैंने आप ही की बात ले लिया, मान लिया आपका धन छीन के, आप मुस्लिम हैं, आपका धन छीन के किसी हिंदू को दे दिया गया जो डिजर्विंग नहीं है, तो आपको अच्छा लगेगा? जिसने मेहनत नहीं किया, जिसने कमाने की कोशिश नहीं की, जो आपके जैसा एजुकेटेड नहीं हुआ और आपका पैसा छीन के किसी और को दे दिया जाए, तो आपको अच्छा लगेगा? ये कांग्रेस पार्टी कब बोली? आप ही तो बोल रहे हैं, आप ही तो बोल मैं रहे हैं, पीछे से ऊपर ले आएंगे। जो व्यक्ति गरीब है, जिसका आय आज जो है 22% का जो है 46 रुपया जो है के करीब है जो है, वैसे व्यक्ति या उससे भी ज्यादा जिनका दिनचर्या जो है आज यार बीच में बात सुनो यार, डिस्कस करेगा, मैं भी जीवन करूंगा जो है जीवन करना की प्रॉपर्टी कैसे छीन लेंगे? कैसे किसी की प्रॉपर्टी आप छीन लेंगे? प्रॉपर्टी कैसे किसी की छीन सकते हो? इसका उत्तर दीजिए। आप इधर उधर मत घुमाइए, थोड़ी उत्तर देंगे यार, हाँ यार। कांग्रेस पार्टी ने कब किसकी प्रॉपर्टी छीनने की बात करी है? जो ये गरीबों के विकास की बात हो रही है, हम उनके लिए रोजगार देंगे, उन्हें नौकरियां देंगे। ठीक है सर, खुराना साहब को बोलने देते हैं। मैं रोहित रोहन जी आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या युवा को जो है, अरे फिर चले गए। ठीक है, खुराना साहब को बोलने देते हैं। में काट दिया, ये मोदी के ऊपर लगाएंगे अभी। ठीक है, खुराना साहब को बोलने देते हैं 10 सेकंड प्लीज, उसके बाद संकेत जी। जो यंग इंडिया नेशनल हेराल्ड बना के लूट के करोड़ों रुपए ले गए, वो आज क्या बातें कर रहे हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। इनकी इंटेंशन समझ आ रही है। जाने से पहले 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को देके गए हैं। इनको क्या, आप किनसे पूछ रहे हो? वो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी राजीव खुराना जी आप इंटेलेक्चुअल लिखते हैं, आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करिए, या तो आप बीजेपी लिख के आया करिए। आपने नहीं, आप वो छोड़िए, आप फिर इंटेलेक्चुअल मत लिखा कीजिए, आप अपने आगे बीजेपी लिखिए, आप बीजेपी लिखिए, आप हर वक्त बीजेपी की बात करते हैं। इलेक्टोरल बोर्ड आपने लिया, हमने 20 कंपनियों से चंदा लिया, हमने 20 कंपनियों से चंदा लिया, सबने लिया। कांग्रेस का दिखाइए, डेटा दिखाइए आप डेटा। सबने अपनी रिटर्न में भरा है, कोई उसमें वो बात नहीं है। कहाँ भरा है? टॉपिक पे आते, कहाँ भरा है? आप कुछ भी बोल देंगे, बात तोड़ देंगे उस बात को। 1 नंबर का पैसा सबने रिटर्न में भरा है, पहले पढ़ के आओ आप। हम वापस पढ़ के आइए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप पढ़ के आइए। निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड ने बात बोली है, डायरेक्शन पे जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे हमने कई बार डिस्कशन किया है। नेशनल हेराल्ड का कैसे लूटा? नेशनल हेराल्ड लूटने वाले आज सजा हो गई राहुल गांधी जी को, सजा हो गई, होगी। जब होगी तब बात करेंगे, जब होगी तब बात करेंगे। जिसको होती है उसके लिए तो आप खड़े हो जाते हो। हाँ, कहते हो जब होगी तब बात करेंगे उस विषय में। सजा केजरीवाल जी को भी नहीं हुई, सजा केजरीवाल जी को भी नहीं हुई है। ठीक है, अब हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अविरल जी 30 सेकंड में आप बताइए क्या बोलना चाह रहे थे। आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, लोगों की संपत्तियां छीनना चाहते हो और किन्हें देना चाहते हैं, उस बात को स्पष्ट कर दो। ये हमारी संपत्ति क्यों छीनेंगे?
क्या अधिकार है इनके पास? वो हमारी संपत्ति छीन ले। डॉक्टर अविरल जी, आपके हिसाब से किसको देना चाहते हैं? आप भी तो क्लियर कीजिए। नहीं, खुद बता रहे हैं, हम क्यों क्लियर करें? जनता तो अपने आप समझ गई है ना किन लोगों को देना चाहते हैं। जनता बट अपने आप मैं समझ गई है, हमको मैं बताना क्लियर है। करता हूँ, मैं मोदी क्लियर करता हूँ इस बात को, हम किसे देना चाह रहे हैं मैं बताता हूँ। बोल रहे हैं कि भाई हिंदुओं की संपत्ति और ये महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन के मुसलमानों को देने की बात हो रही है, बट आप बोलने से हिचक रहे हैं, क्या बात है? आप कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं? जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को एक बेवकूफ समझते हैं, वोटर को एक बेवकूफ मैं समझते हैं। क्लियर करता हूँ, लेकिन ये पूरे सामने विषय पर बोलते नहीं है। अरे तो भैया, पूरे सामने हिंदू विषय पर मुस्लिम बोलते की नहीं है। टोपी बना जहाँ के देंगे वो दे देना। जो इन्होंने तो देश की सभी संपत्ति गरीब लेके की नहीं, वो मिडिल जहाँ क्लास की देंगे दे संपत्ति देना। कुछ साम्राज्य की चुनिंदा संपत्ति अडानी लेके अंबानी ऐसे उद्योगपतियों को दे दी। नेशनल हेराल्ड ये बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं। सर ओवरलैप हो रहा है। ऋषभ जी 30 सेकंड में जल्दी से। मैं कहना चाहूंगा जो आप अपने इनको को बोलते रहने दो, आप बोलते रहो, आप बोलते रहो, फिर मैं बोलता हूँ। इनको बोल लेने दीजिए 1 मिनट। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। संपत्ति क्या छीन रहे हैं? सनातनियों की संपत्ति के ऊपर हमला मत करिए कृपया करके। ठीक है सर, ठीक है। अब ऋषभ जी जल्दी से, जल्दी से। जो इन लोगों ने देश के गरीबों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक टोपी पहनाकर गरीबों की मिडिल क्लास की सारी संपत्ति छीन के कुछ चुनिंदा उद्योगपति अडानी अंबानी और इनके कुछ मित्रों में बांट दी है। वो लोग बात करते हैं कांग्रेस पार्टी संपत्ति छीनने की बात कर रही है। इनका काम ही यही है। इनको जब फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद रिपोर्ट आई कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं, तो इन्होंने पूरे देश को दोबारा हिंदू मुसलमान की राजनीति में बांटने की कोशिश ठीक करी है है। सर, ठीक है, ठीक है। अब मेरा अविरल छोटा सा सवाल है ऋषभ जी, आपसे 2 मेरे छोटे सवाल हैं। बिल्कुल नंबर एक, बिल्कुल पूछिए भाई। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये कहा गया था कि सबसे पहले इस देश के संसाधनों पर यदि किसी का अधिकार है तो अल्पसंख्यक समुदाय का है। तो अल्पसंख्यक समुदाय का अगर सबसे पहला अधिकार है और किसी का नहीं है, तो फिर हम यहाँ किस लिए रह रहे हैं? हमें बेवकूफ समझ रही है, हमें 2 दर्जे का नागरिक समझ रहे हैं। मैंने उस दिन भी ये बात क्लियर करी थी। मैं आज भी वही चीज कहना चाहूंगा। मनमोहन सिंह जी का जो बयान था वो केवल मुसलमानों के लिए नहीं था, वो देश के पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए था। आप उसे घुमाने की कोशिश मत कीजिए। आप वीडियो दिखा दीजिए। नंबर 2, मुसलमान वर्ड बोला आप इस बात का मनमोहन उत्तर सिंह ने। दीजिए। अडानी अंबानी यदि आपने कहा तो अडानी के साथ आपने एमओयू तेलंगाना में क्यों साइन किया? आपकी सरकार है तेलंगाना में, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा तेलंगाना राज्य के भीतर अडानी के साथ एमओयू क्यों साइन किया? क्या उसके पीछे अडानी, ठीक है सर, अडानी पूरा हो गया है। और सैम पित्रोदा पे भी हमारी जो चर्चा थी वो पूरा हो गई है। अब हम क्लोजिंग पे हैं। अब मेरे पास एक बात आप सुनते जाइए। 10 सेकंड। रोहित जी आप एंकरिंग रहेंगे, ये लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे। मतदान दरअसल दान है और दान कुपात्र में डालना महापाप है, याद ठीक है। रखिएगा। मतदान ठीक अगर है। कुपात्र में डाला तो महापाप है। जो लोग ये कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, वही लोग 123 प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को देके चले गए। ठीक है, वही कह रहे हैं ठीक। शरिया कानून फिर से लागू करेंगे, वही कह रहे हैं 370 लागू करेंगे। ये महापाप ठीक है। कभी ना करिएगा। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। खुराना साहब जल्दी से 10 सेकंड में। ये कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदू प्रॉपर्टी चलिए खुराना साहब जो हिंदू प्रॉपर्टी पाकिस्तान में छोड़ के आए वो तो मुसलमानों के बाद चली गई, जो ये सैम पित्रोदा और इनका वो कह रहा है। लेकिन जो यहाँ मुसलमान छोड़ के गए उन्हें इन्होंने वक्फ बोर्ड पे दे दिया। कांग्रेस शुरू से ही ये काम करती आई है। ठीक है सर। नेशनल हेराल्ड वाले बता रहे हैं हमें। ठीक है सर, आपका अब जल्दी से ऋषभ जी आप 10 सेकंड में। जहां तक नेशनल हेराल्ड का मामला है, वो मामला कोर्ट में चल रहा है। सैम पित्रोदा की अगेन मैं वही स्टार्टिंग में जो मैंने बात करी थी, मैं लास्ट में भी वो कहूंगा, वो उनकी एक व्यक्तिगत राय है, एक व्यक्तिगत स्टैंड है। हमारी पार्टी ने, जयराम रमेश जी ने क्लियर करा है कि वो पार्टी की राय नहीं है। अब ये बेरोजगारी और इन सारे मुद्दों पे नहीं बात करना चाहेंगे, हर चीज को घुमा के बात करना चाहेंगे, तो करते रहिए। बाकी जनता इन्हें 4 जून को जवाब दे रही है। ठीक है सर, ठीक है। कमलुद्दीन जी जल्दी से 10 सेकंड में आप अपना क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। कमलुद्दीन जी का लगता है नेटवर्क टूट गया है।
और मेरे ख्याल से अविरल जी का भी आवाज जा रही है? 10 सेकंड में आप अपना क्लोजिंग कमेंट दे आवाज दीजिए। जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आवाज जा रही है? आ रही है सर। देखिए, दरअसल भाजपा का जो है मकसद जो है और मंशा साफ साफ है कि इस देश में जो है युवा बेरोजगार बना रहे, अशिक्षित बना रहे, महिलाओं पे इसी तरह अत्याचार होता रहे जो है, और 5 किलो राशन के नाम पर जो 80 करोड़ को बांटे, दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को दिखाए। जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो लोग समझ कहां से पाएंगे, जिससे जो है दूर करने का काम इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी जो है फिर से वही मुद्दा लेकर आई है। देश के जनता की मुद्दा, देश हित में जो है, और देश को सशक्त मजबूत बनाने के लिए, हर युवाओं को जो है नौकरी दिलाने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, किसान को न्याय दिलाने के लिए, और हम ये पूरा करके दिखाएंगे। और सरकार रही चाहे भी दावा कोई भी पार्टी जो है ठोकती है, और मैं इस दावे के साथ तो नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर बता रहा हूं कि 4 तारीख को जो है हम लोग बिल्कुल जरूर जो है विजय का जो है परचम लहराएंगे भारी बहुमत से, और भाजपा वाले जो है सत्ता से बाहर जाएंगे। ठीक है पहले पूरी सर। राजीव सीटों को खुराना जी, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड। देखिए, सैम पित्रोदा ने जो बोला है अनजाने में सच बोल गया है। जो मर्जी आप इस पर डिबेट करो, कुछ भी करो, सच मुंह से बाहर आ गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव खुराना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमरुद्दीन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर अविरल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संकेत जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।